हेलो बच्चों, वेलकम टू जेपी जीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जे सीरीज में कंटिन्यू करने वाले मैट्रिसेस चैप्टर का कंसेप्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिसेस के बारे में जाना था और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में जाना था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखो, अदरवाइज आपको आज के कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से नहीं आने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, जिसमें हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे बनते हैं। तो चलिए फिर, आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर के लास्ट कंसेप्ट में सीखा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस या इक्वल मैट्रिसेस। तो उसमें हमने बोला था कि इक्वल मैट्रिसेस होने के लिए मैट्रिसेस इक्वल दिखना चाहिए, मीन्स उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। वैसे ही जब हम एडिशन की बात करते हैं, तो जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करने की बात करते हैं तो सबसे पहले कंडीशन यही होती है कि उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उनका एडिशन कर पाएंगे। और उनका एडिशन बहुत आसान है। जब हमने देख लिया कि ऑर्डर उनका सेम है, तो जो पोजीशंस इस मैट्रिक्स में होगी वही हमारी दूसरी मैट्रिक्स में होगी, है ना, उतने ही एलिमेंट्स होंगे। तो बस क्या करना है, सिंपली उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो अगर हम इनको एलिमेंट्स फॉर्म में लिखे, है ना, Aij Bij, तो आपको बताया कि m क्रॉस n ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो क्या करना है, सिंपली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर सपोज टू मैट्रिसेस हैं और हमें चाहिए a प्लस b। तो सिंपली क्या करना है, हमें जो यहाँ पर a11 है, ये b11 है, तो सिंपली 2 + 9 करना है। यहाँ पर -3 + 11, और जिस पोजिशन पे वे है वहीं पर लिखना है, दोनों को ऐड करके। क्लियर है बात? तो यहाँ पर 5 + 2 लिखेंगे और ये आ जाएगा 6 - 5, मीन्स इसको लिख सकते हैं ना 6 + -5। तो फाइनली वो 6 - 5 ही होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 9 + 2 11, -3 + 11 8। ठीक है, और ये आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 1। क्लियर है इतनी बात? तो ये है हमारा एडिशन, सिंपल सा प्रोसेस है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स एडिशन है वो हमारा कम्यूटेटिव होता है, मीन्स a + b करे या b + a करे, बात एक ही है। जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो अगर हम a + b के बजाय b पहले लिख ले तो क्या लिखेंगे, 9 + 2। तो 9 + 2 हो या 2 + 9 हो, बात तो एक ही है, क्योंकि हम अल्टीमेटली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सिर्फ ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने में आपको पता ही है कि हम या तो 2 + 3 लिखे या 3 + 2 लिखे, बात तो एक ही है, 5 ही आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा कम्यूटेटिव होता है। सिमिलरली मैट्रिक्स एडिशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। ठीक है, तो पहले हम, अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं तो पहले हम a + b करें, बाद में c कर दे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करना है, या फिर पहले हम b + c कर ले और बाद में उसमें a ऐड कर दे, तो बात एक ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कैंसिलेशन लॉ की। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं है, बट जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिंपली कि अगर आपके पास a + b है = a + c। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि प्लस में a है दोनों साइड, तो इनको हम कैंसिल करके सिंपली b = c लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हो कि लेफ्ट साइड में a लिखा हुआ था दोनों तरफ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, और अगर b + a c + a हो तो यहाँ से भी a कैंसिल कर देंगे, b = c आएगा। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में, है ना, राइट हैंड साइड नहीं, राइट साइड में लिखा हुआ था, तो इसीलिए बोलेंगे इसको राइट कैंसिलेशन लॉ। सिंपली जब एडिशन में कुछ सेम मैट्रिक्स दोनों साइड लिखी हुई हो तो सिंपली उसको हम, है ना, रिजेक्ट कर देते हैं या फिर उसको हटा देते हैं। तो जो फाइनल बनता है b = c, वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एडिशन की प्रॉपर्टीज। अब हम बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें भी
वही रूल है कि सब्ट्रैक्शन भी हम तभी करेंगे जब वे दोनों दिखेगी सेम, ठीक है, मीन्स उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए सब्ट्रैक्शन के लिए भी, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, सिंपली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है, मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी हमारी, सपोज ए आई जे बी आई जे दूसरी है, तो ए आई जे में से बी आई जे के एलिमेंट्स है ना, ये माइनस कर देने हैं। एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो ए माइनस बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें पता है कि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑर्डर हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, आपको वो लेक्चर देखना ही होगा, मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, सब कुछ। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इसमें से हमें 9 को माइनस करना है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। यहाँ पर -3 है तो -11, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 5 - 2 और 6 - 5, ठीक है। तो माइनस करना है, ये बात ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि 6 - 5 कर दिया सिंपली, क्योंकि अल्टीमेटली 11 आएगा, अदरवाइज आपका आंसर जो रॉन्ग आएगा 6 - 5 वो 1 आएगा जो कि रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -2 - 14 और ये आ जाएगा आपके पास 3 और ये आ जाएगा 11। तो इस तरीके से आप सिंपली सब्ट्रैक्शन भी बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। ये वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है बट उतना ज़्यादा नहीं है। ये सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हेल्प करते हैं आगे कैलकुलेशंस में। तो चलिए देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो कोई भी अगर नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है, मान लो कोई मैट्रिक्स है ए और उसमें अगर 2a हमें फाइंड आउट करना है तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको बोलेंगे हम स्केलर नंबर, है ना, जिसको हम k से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, k कोई भी स्केलर नंबर हो। तो सिंपली क्या करना है, जब हमें ka फाइंड आउट करना है ना, जैसे 2a, तो हम हर एक एलिमेंट में मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सभी में, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट में। तो जैसे यहाँ पर हुआ 2, तो 2 × 2 हो गया 4, -3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 5 में करेंगे तो 10, 6 में करेंगे तो 12, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, कैसे हैं प्रॉपर्टीज। सपोज एक ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, पी क्यू कुछ स्केलर्स है, ठीक है। स्केलर नंबर मैंने बताया 2, 3, 5, 6, माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें जो प्रॉपर्टीज है, आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पर भी जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एलिमेंट्स की फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। तो एलिमेंट से ही हम फाइनली डील कर रहे हैं कि हर एक एलिमेंट में हम उस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है ना, जैसे 2a है तो 2 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जब हम p × a + b कर रहे हैं तो a + b क्या है, एडिशन है, वो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इन दोनों के एलिमेंट्स को ऐड कर दें, ठीक है, एडिशन फाइंड आउट कर ले और उसके बाद p की मल्टीप्लाई करें फाइनली, इस तरीके से, है ना, हर एक में p की मल्टीप्लाई होगी। या फिर पहले हम p की मल्टीप्लाई कर ले, है ना, और b में भी p की मल्टीप्लाई कर ले और फिर उन दोनों को ऐड कर दे, तो बात सेम ही आने वाली है, ठीक है। आप कोई भी 2 मैट्रिसेस इजीली लिख के देखो, है ना, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी आप उनको ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इजीली आपको दिख जाएगा कि सेम ही आ रहा है। एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चंस है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी तो सोल्व करना ही मस्ट है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस आप वहाँ से डील कर सकते हैं। p + q × a, है ना, तो अगर आपके पास कोई स्केलर वैल्यूज है ना, तो उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, p × a + q × a। तो हर एक स्केलर से आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, है ना, उनको ऐड कर लो, या फिर दोनों को ऐड करके एक बार मल्टीप्लाई कर दो a में, ठीक है। तो आपका आंसर सेम ही आने वाला है। मान लो p 2 है और q 3 है, ठीक है। तो जब p से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, अलग से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3a से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, और फिर यहाँ पर आप देखोगे 2 + 3 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। सिमिलरली p q × a, तो पहले p
बाहर लिख के क्यू ए कर लो या फिर क्यू बाहर लिख के पी ए कर लो, बात सेम ही होने वाली है। और लास्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं माइनस पी इंटू ए, माइनस बाहर रख के पी ए लिख लो या फिर पी माइनस ए लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, अगर मेरे पास ए है और मुझे माइनस ए फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, सिंपली माइनस कर देना, ये हो जाएगा -2, यह हो जाएगा +3, और यहाँ पर 5 है तो ये -5 और 6 हो जाएगा -6। ठीक है, बस साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो ये वही है कि माइनस बाहर हो, p को आप 1 मान लो तो ये क्या हो जाएगा -a, और ये हो जाएगा -1 इंटू ए, है ना, और 1 इंटू -a, तो फाइनली -a ही है। ठीक है, तो आप ये सब प्रॉपर्टीज जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इजीली देख पाओगे कि ये सब प्रॉपर्टीज कैसे वर्कआउट कर रही है। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं जो थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर अगर बेसिक चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर दिया तो टाइम ही नहीं बचेगा आगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। ठीक है, और हमें ए और बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये है 2b + a, तो यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, यहाँ पर भी 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, तो इनको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 2/3, है ना, 2 रोज 3 कॉलम्स, ये भी हमारे पास 2 × 3, है ना, 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो हमें फाइंड आउट करना है ए और बी, तो यहाँ पर है आपके पास 2b + a, यहाँ पर है 2a - b। तो किस तरीके से आप जनरली जब करते हैं ना लीनियर इक्वेशंस को सोल्व, तो हम ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ वेरिएबल जो है वो सेम हो जाए और फिर हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2b है और यहाँ पर है -b, तो अगर इस पूरी मैट्रिक्स में, है ना, दोनों साइड मीन्स इधर भी और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर बनेगा 4a - 2b। तो जब हम इसके नीचे रखेंगे तो +2b और -2b कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? या फिर इसको इधर पे रख लो, एक ही बात है ना। चलो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास 4a - 2b = यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 - 6 0 6 6 और 4। ठीक है, तो 2 से हमने दोनों साइड इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर ली और इधर तो ये 2a - b में मल्टीप्लाई करी है। अब इनको सिंपली हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये a है ये 4a है, तो ये बन जाएगा आपका 5a। 2b और -2b कैंसिल, कोई डरने वाली बात नहीं, अच्छी बात है, a ही बचा, है ना। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, है ना, ये वाले इक्वेशंस को, तो इनके एडिशन के लिए क्या करना हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सिंपली ऐड करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, 1 - 6 तो ये हो जाएगा -5, 5 + 0 तो ये आ जाएगा 5, -1 + 6 तो ये आ जाएगा +5, 4 + 6 10, -4 + 4 0। क्लियर है इतनी बात? हमें क्या चाहिए, a और b, लेकिन हमारे पास क्या आया 5a, तो सिंपली अब क्या करेंगे, 5 को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 1/5, 10 - 5 5 5 10 और 0। ठीक है, तो अभी जो -5 1/5 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लाइक अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा हमारे पास a = 1/5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट में करेंगे तो 1/5 × 10 बन जाएगा 2, यहाँ पर ये -5 है तो ये बन जाएगा -1, यहाँ पर है ये 5 तो ये बन जाएगा 1। ऑल राइट, और 1/5 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ पर बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 0। 2 × 3 का हमारा A मैट्रिक्स आ चुका है। क्लियर है इतनी बात? तो प्रोसेस क्या रहा, हमने पहले यहाँ पर 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारा यूज हुआ। ठीक है, बाद में हमने इन दोनों को ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये आया, मीन्स एडिशन का भी हमें यूज आ गया। ठीक है, और अब हमें फाइंड आउट करना है बी मैट्रिक्स। तो बी के लिए क्या करेंगे, हम हमारे पास ए है तो हम यहाँ पर b फाइंड आउट कर सकते हैं। किससे फाइंड आउट करें, इससे कर लेते हैं 2b + a, तो a को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे।
ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा 2b इक्वल्स टू यहाँ पर है 4 1 5 और ये है -1 4 -4 और माइनस a उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो a हमने फाइंड आउट ही कर लिया है, तो इधर आके माइनस होगा a, तो ये बन जाएगा 2 -1 सॉरी ये आएगा 1 1 1 2 0, ठीक है, तो यहां पर हम सिंपली अब इसको माइनस कर देंगे। मेन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी हम यहां पर यूटिलाइज कर रहे हैं। एक ही एग्जांपल में सारे के सारे ऑपरेशंस हमने यूज कर लिए हैं, ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली माइनस करना है 4 -2, तो ये बचेगा 2 1 -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 तो 2 बन जाएगा, 5 -1 4 -1 -1 तो ये बन जाएगा -2 4 -2 2 -4 -0 तो ये बन जाएगा -4। क्लियर है इतनी बात। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए b, ठीक है, तो 2 से उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने 5a से a निकाला था, ठीक है, तो ये उधर बनेगा 1/2, तो 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 से मल्टीप्लाई करके, या फिर ऐसे बोलो कि 2 से हम हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, एक ही बात है, 1/2 से मल्टीप्लाई करो या 2 से डिवाइड करो, तो ये बन जाएगा 1 1 2 -1 1 -2, ठीक है, तो हमारे पास a और b दोनों मैट्रिसेस इजीली आ गए। सारे के सारे ऑपरेशन हमें यूज करने पड़े, स्केलर, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन है वो आ रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, उनका हमेशा यूज होते रहता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलिए बच्चों अब सीखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान तरीके से। सपोज आपको 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना है, ए बी, ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, बी का ऑर्डर है p क्रॉस q, और सपोज इनको मल्टीप्लाई करके कोई नया मैट्रिक्स जनरेट होगा c, ठीक है, तो c का क्या ऑर्डर होगा और a और b की किस कंडीशन में मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि हमने एडिशन में देखा था, बोला था कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो तब हम उसको इक्वल मैट्रिसेस बोलेंगे, और एडिशन में क्या बोला था कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, फिर कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो वो हमारा एडिशन हो जाएगा। यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है, जो मतलब पहले लिखा हुआ है ना मल्टीप्लिकेशन में, है ना, जैसे, और ये बी बाद में लिखा हुआ है, तो जो ए का नंबर ऑफ कॉलम्स है और जो बी का नंबर ऑफ रोज है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो जब भी हम ए क्रॉस बी करेंगे, ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, बी का ऑर्डर p क्रॉस q, तो n इक्वल्स टू p होना ही चाहिए, ठीक है, और जो बाकी चीजें बची, इधर m इधर q, वो हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर, ठीक है। तो c किस ऑर्डर का बनेगा, m क्रॉस q का। तो इसको देखने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, और आसान तरीके से सीखेंगे कि क्या प्रोसेस है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। बस ये ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो रो बाय कॉलम किया जाता है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास a है कुछ इस तरीके से, b है कुछ इस तरीके से, एंड बोला गया फाइंड ए बी बी ए इफ डिफाइंड। इफ डिफाइंड का क्या मतलब है, हो सकता है कि जब हमने बताया कि हमारा एन पी इक्वल होना चाहिए, हो सकता है वो इक्वल ना हो, अगर इक्वल ना हो तो हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं है, ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ए का ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 3, और जो बी का ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 2, है ना, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। तो अगर हमें ए बी फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर सिंपली लिख लेते हैं, ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो आप देख रहे हो ए में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है, वो 3 है, उतने ही नंबर ऑफ रोज हैं बी के अंदर, ठीक है, तो ये इक्वल आ गए, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वाव, तो जो मैट्रिक्स जनरेट होगा मान लो सी, तो उसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 2 का, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास 3 रोज आएंगे और 2 कॉलम्स आएंगे। अब बी ए को देखते हैं कि क्या ये डिफाइन होगा या नहीं। तो बी का ऑर्डर है आपका 3 क्रॉस 2, ए का ऑर्डर है आपका 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो बी के अंदर है नंबर ऑफ कॉलम्स 2 और यहाँ पर ए के अंदर है नंबर ऑफ रोज 3,
ठीक है। तो जो पहले लिखा हुआ है उसके कॉलम्स देखने हैं, जो बाद में लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में उसके रोज देखने हैं। अगर वे इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे दैट मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती है और फिर आप मल्टीप्लिकेशन करने बैठ गए तो नहीं होगा एक तो, और अगर करने की कोशिश भी करी है ना, कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर नहीं है तो रॉन्ग कैलकुलेशन कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने ए बी देखा, ए बी का मल्टीप्लिकेशन हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ए बी में हमने देखा कि हमारा जो ये बनेगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 3x2 ऑर्डर का। और अभी बहुत आसानी से आपको क्लियर होगा कि क्यों ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जो प्रोसेस ही है मल्टीप्लिकेशन का वो ही इस तरीके से डिजाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया कि 3x2 का बनेगा। ठीक है, तो जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे 3x2 मीन्स 3 रोज आएंगी और 2 कॉलम्स आएंगे। तो जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनको हम इस तरीके से नाम देंगे कि जो फर्स्ट वाली रो है, सॉरी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है जो उसकी रो है, ये है मान लो रो 1। ठीक है, ये हमारी सपोज रो 2 और ये है हमारी रो 3। ठीक है, और जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसके हम कॉलम्स देखेंगे, ये है C1 और ये है C2। ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसकी रोज को मार्क कर लो और जो सेकंड वाली मैट्रिक्स है उसको कॉलम्स को मार्क कर लो C1 C2। और हमें चाहिए अब एलिमेंट्स 3x2। तो सिंपली आपको याद होगा A11 A12 A13 इस तरीके से हम कॉलम्स सॉरी एलिमेंट्स की पोजीशन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम का है तो R1 C1। ठीक है, R1 C1 हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो इसमें फाइंड आउट करेंगे R1 C2। क्लियर है इतनी बात। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो R2 मीन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये R2 कहाँ से आ रहा है, R2 यहाँ से आ रहा है, C1 यहाँ से आ रहा है। ध्यान है बात, यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम R2 C2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। इतना समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर जब आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा वो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो रो 1 हम देखेंगे और कॉलम 1 हम देखेंगे और फिर हम ये सब वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जो ए बी है वो क्या आएगा, ध्यान से देखना आप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। ये R1 C1, तो R1 क्या है यहाँ पर 0 1 2, तो इसको एक इस तरीके लिख लो 0 1 2। ठीक है, और जो C1 है वो क्या है, कॉलम है ना, तो 1 -1 2, तो इसको यहाँ पर लिख लो 1 -1 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा ए बी का मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कैसे आएगा, ये जो हमारा रो है फर्स्ट मैट्रिक्स से वो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पर आप देख नहीं पा रहे हो कैसे होगा, बट अगर इसको आप थोड़ा सा घुमा दो, ठीक है, ये जो 0 1 2 है उसको आप वर्टिकली लिख लो 0 1 2। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से 0 1 2, और इसका मल्टीप्लाई होगा 1 -1 और 2 के साथ। तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है अगर उनका मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमें मिलेगा R1 C1। ठीक है, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मीन्स A1, है ना। यहाँ पर हम AB को क्या बोल रहे हैं, C, तो C11 जो हमें मिलेगा वो मिलेगा इसकी मल्टीप्लिकेशन से। तो चलिए लिखना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो जो AB का फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, ये आ जाएगा, देखो 0 × 1, 1 × -1, 2 × 2। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, 1 -1 +4, है ना, ये तो 0 ही हो गया, ये -1 और +4 तो ये आ जाएगा आपका 3। क्लियर है इतनी बात। अब हमें R1 C2 कैलकुलेट करना है, मीन्स रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से, दैट मीन्स रो तो यही रहेगी 0 1 2, और जो कॉलम है वो क्या आ जाएगा -2 0 और -1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको भी थोड़ा एज्यूम करो कि ये, है ना, ऐसे वर्टिकली लिखा हुआ है। तो 0 की मल्टीप्लाई -2 से होगी, 1 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, 2 की मल्टीप्लाई -1 से होगी। तो 0 की जब मल्टीप्लाई हुई -2 से 0, 1 की मल्टीप्लाई वो भी 0, 2 की मल्टीप्लाई -1 से -2। क्लियर है इतनी बात। यहाँ तक ये सब एलिमेंट समझ में आ गए। अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, वो है R2 C1। तो सेकेंड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 और 3, और
फर्स्ट कॉलम क्या है 1 -1 2, तो यही है 1 -1 और 2, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या करो, 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1, 2 की मल्टीप्लाई -1 से तो -2, और ये आ जाएगा 3 2 जा 6, तो 1 -2 और 6, तो 1 -2 -1 और 6 +5, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन रफ में कर सकते हो अगर आप डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये वाला और ये वाला लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली ए और बी को लिखकर ये वाला मैट्रिक्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस के बाद। तो यहाँ पर R2C2 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो क्या है हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स की 1 2 और 3, और सेकेंड कॉलम क्या है -2 0 और -1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इंटू -2 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0, और 3 इंटू -1, तो यह आ जाएगा -2 -3 -5, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट्स देखते हैं, ये है R3C1 मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये है हमारा 2 3 और 4, और फर्स्ट कॉलम क्या है 1 -1 और 2, ठीक है। तो यहां पर भी क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 -3 और +8, ठीक है। तो 2 और -3 कितना हो जाएगा, -1 बचेगा, +8 तो ये बचेगा 7। क्लियर है इतनी बात। R3C2 मीन्स R3 क्या है 2 3 4, और C2 क्या है मीन्स कॉलम 2 -2 0 और -1, ठीक है। तो यहां पर 2 की मल्टीप्लाई 0 -2 से करेंगे तो यह आ जाएगा -4, 3 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 4 की मल्टीप्लाई -1 से तो ये आ जाएगा -4 और -4, तो ये आ जाएगा -8। तो इस तरीके से आप सिंपली ए बी की मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, इजीली हम फाइंड आउट कर पाए ए बी क्या होगा। तो इसको हम बार बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से। आपको भी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, ये जो हम वेबसाइट पे भी डालते हैं डीपीपी में क्वेश्चंस, वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजिली आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज देखी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखी, वैसे ही यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव मीन्स जैसे हमने सीखा था a + b = b + a एडिशन में होता है, वैसे ही हम यहाँ पर बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं होता है ab ≠ b है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा कि जो ab है, ab तो हमारा ये आया, बट जो b है, b तो डिफाइन ही नहीं था, ठीक है, उसका वैल्यू ही बाद में आएगा, वो तो डिफाइन ही नहीं था। इवन इफ वो डिफाइन हो तब भी मोस्ट केसेस में वो इक्वल नहीं आएंगे, कुछ केसेस में वो इक्वल आते हैं, ठीक है। तो AB = BA हो सकता है फॉर स्पेशल सेट ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। जैसे कि डायगोनल मैट्रिसेस की अगर हम बात करें ऑफ सेम ऑर्डर, वे हमारी कम्यूटेटिव होगी उनका मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर A यहाँ पर ये है, B यहाँ पर ये है, तो AB = B आएगा दिस, ठीक है। तो AB हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कैसे आएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका कैलकुलेशन में। तो 3 0 0 4 है, ये आ गया A, और B क्या है 5 0 और 0 -3। सबसे पहले तो यही देखना है कि मल्टीप्लिकेशन हो भी पाएगा या नहीं। तो यहाँ पर जो A का ऑर्डर है वो है 2 × 2, यहाँ पर भी ऑर्डर है 2 × 2 है ना, 2 रोज 2 कॉलम्स। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में जो हम मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं, और नंबर ऑफ रोज हैं जो सेकेंड मैट्रिक्स में वो 2 2 है, तो इक्वल है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो AB = क्या होगा, ये भी हमारा 2 × 2 का ही बनेगा, मीन्स जो हमारे अलग से है ना ये वैल्यूज बची 2 और 2, तो 2 × 2 का ही हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर किया था फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जनरेट हुआ था R1C1। समझ में आई बात। और यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं कि ये ऑर्डर क्यों मैटर करता है, कि जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसमें कितने एलिमेंट्स है
नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज है वो भी 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स है, तो तभी तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ये भी 3 ये भी 3, ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पर टू एलिमेंट्स होते, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स होते, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसीलिए जो ये कंडीशन है n इक्वल्स टू p, है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ b, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई के लिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जनरेट होगा। तो कैसे करेंगे, एज्यूम करो कि ये 3 0 ऐसे लिखा हुआ है ना वर्टिकली, 3 0 5 0, तो 3 5 या 15, 0 की तो 0 ही रहेगी मल्टीप्लाई, 3 0 की 0 -3 से भी करेंगे, ठीक है, ये वाले एलिमेंट के लिए, है ना। ये अगर ये C मैट्रिक्स हम मान ले, है ना, C इक्वल्स टू AB, तो C1 2 एलिमेंट के लिए 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर 3 0 आप ऐसे सोचो, और 0 -3, तो 3 के 0 से करेंगे तो 0, 0 के -3 से करेंगे तो ये भी 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो यहाँ पर है 0 की मल्टीप्लाई 5 से 0, 4 की मल्टीप्लाई ये भी 0, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, बट 4 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -12, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से, तो आप इस तरीके से ये चीज़ें लिखकर फाइनल आंसर निकाल सकते हो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छी सी, बट फाइनली तो आपको कुछ इस तरीके से ही कैलकुलेशन करना होगा, हमेशा चलाना है माइंड। मान लो आपको एलिमेंट फाइंड आउट करना है ये वाला C22, तो क्या करना है, सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विद सेकेंड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, है ना, यहाँ से रो उठाना है, वहाँ से कॉलम उठाना है, और वही पोजीशन का आपको एलिमेंट मिल जाएगा। आगे हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, तब भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो 15 -12 आया है, ये आया है आपका AB, ठीक है, वही आ रहा था, लेकिन अगर आप BAB इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो वो भी बिल्कुल सिमिलर ही आएगा, ठीक है, इट्स माई गारंटी। तो यहाँ पर जो AB इक्वल्स टू BA है -BA है, तो अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो उनको बोलते हैं एंटी कम्यूट मैट्रिसेस, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव भी होता है। तो एडिशन में क्या था, A + B + C, तो पहले मैंने बताया था कि चाहे आप A + B को कर लो, बाद में C को ऐड कर लो, या फिर B + C को कर लो, बाद में A को ऐड कर लो, तो वैसे ही तीनों में हो सकता है, ठीक है, 2 में नहीं होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगी, बट एसोसिएटिव हो सकती है। और यहाँ पर भी कंडीशन ये है कि उनका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो नॉट डिफाइन हो जाए। तो उनके जो ऑर्डर्स हैं कुछ इस तरीके से गिवन है कि मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, उस केस में हमारा A × B × C, तो पहले आप BC कर लो फाइंड आउट, फिर A की मल्टीप्लाई कर लो जो भी BC से रिजल्टेंट आया, या फिर आप AB की मल्टीप्लाई कर लो और जो भी रिजल्टेंट आया रिजल्टेंट उसको C से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात आने वाली है, ठीक है, सेम मैट्रिक्स फाइनली जनरेट होगी। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है ना, ओवर एडिशन। मान लो B + C है, उसमें A से मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल होगा, आप पहले AB फाइंड आउट कर लो, ठीक है, बीच में प्लस है तो AC फाइंड आउट कर लो, दोनों को फाइनली ऐड करेंगे तो हमारा जो है ना ये वैल्यू बिल्कुल सेम आएगा। और यहाँ पर भी सेड दैट, है ना, हमारा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होना चाहिए, उस तरीके से ही हमारे ऑर्डर्स दिए हुए होने चाहिए मैट्रिक्स के, ठीक है। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 4, तो यहाँ पर हमारे पास है IMA = A = IAIN, ठीक है। तो IMIN ये क्या है, ये है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खास बात ये है कि उसको किसी भी मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई कर लो, तो जिस मैट्रिक्स में हमने मल्टीप्लाई किया है, लाइक जैसे यहाँ पर A के साथ क्या है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सेम ही आएगी, A आएगी, ठीक है। और I पहले कर लो मल्टीप्लाई या फिर बाद में कर लो, है ना, ऑर्डर आपको ध्यान रखना है बस, लेकिन पहले करो या बाद में करो आंसर आपका A ही आने वाला है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मान लो एक मैट्रिक्स है A 3 4 0 5,
ठीक है। और इसकी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम 2 के ऑर्डर की ले लेते हैं, ठीक है, ताकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी हो जाए, थोड़ा क्या वो डिफाइन हो जाए मीन्स, है ना। तो यहाँ पर देखो ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, तो ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ऑफ दिस मैट्रिक्स और इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 2, वे इक्वल हैं। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा आपका, वो आ जाएगा 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर का, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ए मैट्रिक्स और यहाँ पे क्या है आई मैट्रिक्स। तो ए आई बेसिकली हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए आई को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, तो कैसे होगा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 0 है तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। तो 3 4 को ऐसे वर्टिकली सोचो, ये 1 0 तो है ही वर्टिकल, तो 3 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, 4 की मल्टीप्लाई होगी 0 के साथ, तो ये बन जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है। 3 4 की मल्टीप्लाई 0 1 के साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 4, तो ये हमारा सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 5 मीन सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, 5 की मल्टीप्लाई 0 से, तो ये भी 0, लास्ट में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्योंकि हमें चाहिए सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 0 मल्टीप्लाई करके 0, 5 इंटू 1 हो जाएगा 5। तो क्या आप देख पा रहे हो कि जो है ना, जो मैट्रिक्स हमने स्टार्ट की थी 3 4 0 5 वही हमें फाइनली मिल गई है। तो आई की मल्टीप्लाई करके कोई भी मैट्रिक्स में हमें सिंपली आई, है ना, वही मैट्रिक्स जनरेट होते हुए दिखेगा, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी है आई की कि उसको कितने भी बार आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो वही आई मैट्रिक्स हमारा जनरेट होगा। इसको ऐसे सोच सकते हो कि आई की मल्टीप्लाई हमने इस आई के साथ की, ठीक है, जैसे हमने बोला कि आई की मल्टीप्लाई ए के साथ की तो ए जनरेट हो रहा है, तो आई की मल्टीप्लाई इस आई के साथ की तो जिसके साथ की वही जनरेट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप सिंपली 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके ऑफ सेम ऑर्डर चेक भी कर सकते हो कि आपका जो मैट्रिक्स जनरेट होगा वो बिल्कुल आई के इक्वल होगा, ठीक है। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0। लास्ट क्लास में जाओ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये सब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, कुछ भी कंफ्यूजन है, वहां पर हमने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इफ ए बी इक्वल्स टू ओ क्या है यहाँ पर, नल मैट्रिक्स, ठीक है। अगेन वही नाम अगर आपको नहीं पता है कौन से टाइप की मैट्रिक्स है ना, नल मैट्रिक्स में क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं नल मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो डायगोनल पे 1 1 है, बट नल मैट्रिक्स में हमेशा सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो हम बात करें कि ए बी इक्वल्स टू अगर 0 है तो ए और बी से रिलेटेड क्या क्या पॉसिबिलिटीज जनरेट हो सकती हैं, ए और बी क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एक्स वाई इक्वल्स टू 0, सिंपल एलजेब्रा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से केसेस होते हैं कि या तो x 0 होगा, y नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तब भी फाइनली हमें मल्टीप्लिकेशन में 0 ही मिलेगा। जैसे x तो मान लो 0 है, y इक्वल्स टू 5 है, तो जो 0 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करेंगे तो वो 0 ही होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास x तो 0 नहीं है, मान लो कुछ है 10, बट y अगर 0 है तो फाइनली जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी 0 के इक्वल होगा। या फिर थर्ड केस है कि दोनों के दोनों ही 0 हो जाए तो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन 0 ही होगा, ठीक है। तो ये केसेस तो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं कि ए मैट्रिक्स अगर नल मैट्रिक्स है उसकी हम, है ना, बी नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स मीन्स बी के कुछ मैट्रिक्स है, कुछ इस तरीके से उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, नॉन जीरो एलिमेंट्स भी है, तो अगर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो नल मैट्रिक्स आएगा ही। ऐसा भी हो सकता है कि बी नल मैट्रिक्स है, ए नल मैट्रिक्स ना हो, तो भी जब ये एक नल मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई करके नल मैट्रिक्स जनरेट होगा ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मान लो इसके अंदर सारे के सारे नल है ना, नल मैट्रिक्स मीन सारे के सारे एलिमेंट्स 0 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कुछ भी एलिमेंट्स लिखे हुए हो, मल्टीप्लिकेशन के बाद वे सारे के सारे एलिमेंट्स 0 ही बनेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमें नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो ये कंडीशन तो ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि दोनों की दोनों नल मैट्रिक्स हो, ठीक है, ये वाला केस,
तो दोनों के दोनों जीरो है तो मल्टीप्लाई जीरो। ये मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा का है, ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का है। तो ये भी हो सकता है कि दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हो वो जीरो जीरो हो, फाइनली मल्टीप्लिकेशन में भी जीरो ही रहेंगे, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही नल मैट्रिक्स ना हो, ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं बट उनका मल्टीप्लिकेशन फिर भी नल मैट्रिक्स जनरेट हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है बी, लेकिन अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये हमारे पास नल मैट्रिक्स एक जनरेट होगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ठीक है। ये आपके लिए एक्सरसाइज है। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के तो इक्वल है ही, मीन्स मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही। और किस ऑर्डर का बनेगा, यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स जनरेट होगा और आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नल मैट्रिक्स मिलेगा ही, है ना। तो इसलिए ये वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि दोनों मैट्रिक्स नल ना हो, नल मीन्स उनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो, फिर भी उनकी मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास। तो अलजेब्रा में ये कंडीशन नहीं होती है क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना, रेक्टेंगुलर एरे में लिखे हुए, तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो डिस्कस करना है सारी की सारी पॉसिबिलिटीज ए बी सी मैट्रिसेस की क्या क्या हो सकती है। तो जैसे मैट्रिक्स एडिशन में हमने बताया था एक कैंसिलेशन लो, तो जब अगर आपके पास a प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी लिखा हुआ है तो a हमने बताया था कैंसिल हो जाएगा और b इक्वल्स टू सी आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो देख लेते हैं। यहाँ पर जब हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज बताई थी तो उसके अंदर हमारे पास था कैंसिलेशन लो, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि a प्लस बी ए प्लस सी है तो a कैंसिल होकर b इक्वल्स टू सी बचेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऐड कर रहे हैं हम, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल नहीं है, है ना। तो वहाँ पर अगर आप ये करोगे कि ए बी इक्वल्स टू ए सी अगर आपके पास है ना, और ए कैंसिल कर दो तो बी इक्वल्स टू सी आप अगर लिख दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। वो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नहीं हो सकता, बट वो हो सकता है, बट सिर्फ वही पॉसिबिलिटी नहीं है, और भी पॉसिबिलिटीज हैं, तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी को लिख सकते हैं ए बी माइनस ए सी इक्वल्स टू ओ, ठीक है। ये ओ क्या है, ये जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो, ठीक है। तो इसको इधर ले आए तो यहाँ पर ए हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, बी माइनस सी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, ऑलराइट। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो वैसे ही बन गया है कुछ कि एक तो एक मैट्रिक्स है और ये बी माइनस सी एक अलग मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इनका मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स। तो सेम पॉसिबिलिटीज हम लगाएंगे यहाँ पर, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी कि जो A है वो नल मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है, और जो B माइनस सी है वो नल मैट्रिक्स ना हो, ठीक है, नल मैट्रिक्स ना हो, और इसको हम लिख सकते हैं B नॉट इक्वल्स टू C, मीन्स बी सी इक्वल ना हो। तो ये एक पॉसिबिलिटी है ना। अगर आप डायरेक्टली ए से ए कैंसिल कर दो तो आपका आ जाएगा आंसर बी इक्वल्स टू सी, बट ये पॉसिबिलिटी है कि बी सी के इक्वल ना ही हो जब हमारा ए नल मैट्रिक्स हो जाए। दूसरा पॉसिबिलिटी हमने देखा था कि ए नल मैट्रिक्स ना हो और बी माइनस सी नल मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है। ये वाला कंडीशन अगर आपको याद हो, है ना, ए नल मैट्रिक्स नहीं है और बी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बी की जगह हम क्या ले रहे हैं, बी माइनस सी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू सी। तो जो वो आपकी कंडीशन थी जब ए और बी कैंसिल कर दोगे तो जब वो बी इक्वल्स टू सी आएगा, वो ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वन ऑफ द मैनी पॉसिबिलिटीज। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है
कि ए भी नल मैट्रिक्स ना हो, है ना, और बी भी नल मैट्रिक्स ना हो, मीन्स बी नॉट इक्वल टू सी। ये हमने देखा भी था इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों ही नल मैट्रिक्स हो, उस केस में भी हमारा बी माइनस सी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, उस केस में भी हमारा ये जनरेट होगा, है ना, ए बी इक्वल टू ए सी। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए, है ना, तभी आप प्रॉपरली क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर दोगे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके ध्यान रखना है ना, तो प्रैक्टिस करना है ये सब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ये अलजेब्रा के केस में है, ठीक है, तो ये आप यहाँ से मत एकदम रिलेट कर लेना, क्योंकि इसके अलावा भी एक पॉसिबिलिटी हमारी, है ना, एग्जिस्ट करती है, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ कुछ फॉर्मूलाज भी डिस्कस कर लेते हैं जो आप जनरली याद रखते हो। अलजेब्रा में a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन वो मैट्रिसेस के केस में काम नहीं करते हैं डायरेक्टली। चलिए देखते हैं कैसे। तो a और b हमारे पास दो मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे एक्सपेंड करेंगे, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, तो यहां से हम a की मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी में, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी, और फिर b की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा b a प्लस बी स्क्वायर। अब आपको हमने बताया है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ए बी नॉट इक्वल टू बी है, बस वो कभी कभी बी, है ना, ए बी इक्वल टू बी ए कभी कभी होल्ड करता है फॉर सम स्पेशल मैट्रिसेस, बट जनरली वो नहीं करता है। तो इसलिए हम जो ये ए बी और बी ए है इसको हम ऐड करके 2ab नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अलजेब्रा में क्या होता है, एक्स वाई करो या वाई एक्स करो, दोनों एक ही बात है ना, 3 इंटू 5 5 इंटू 3 15 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे ही लिखेंगे कंप्लीटली, ठीक है। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे एक्सपेंड होगा, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो a की मल्टीप्लाई होगी तो यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस बी की मल्टीप्लाई होगी तो यह आ जाएगा माइनस बी ए और प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये भी माइनस बी ये भी माइनस बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, ऑल राइट। तो डायरेक्टली आपको याद होगा कि ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रा में, बट यहाँ पर वैसा नहीं होगा। इसको ओपन करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी, और माइनस बी से करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब क्योंकि अलजेब्रा में बी ए और ए बी सेम ही रहता है तो ये कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट यहाँ पर वो केस नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ये भी सिमिलर सही केस है, तो इसमें आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ऑल राइट। और लास्ट में ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप फोकस के साथ ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया, b को i से रिप्लेस कर दिया। i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक क्वालिटी इसकी याद है ना, प्रॉपर्टी याद है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो वो हमें सेम मैट्रिक्स मिलता है, याद है कि नहीं है। आई ए इक्वल टू ए होता है, और ए आई भी करो वो भी ए होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, देखो ए प्लस आई मल्टीप्लाई विद ए प्लस आई, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए आई, ठीक है, और आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आई ए प्लस आई स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे, क्या क्या, हमें पता है कि जो ए आई है वो भी ए के इक्वल है, और जो आई ए है वो भी ए के इक्वल है ना, प्रॉपर्टी में देखा है अभी। और जो आई स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, याद है कि नहीं। यहाँ पर हमने सीखा कि आई की, है ना, आई स्क्वायर मीन्स आई आई लिख दो तो वो आई एन ही मिलेगा आपको, या फिर आई की कितनी भी पावर आप ले लो, ठीक है, वो आपको आई ही मिलने वाला है, ठीक है। सेम ऑर्डर की आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होनी चाहिए। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये भी ए है ये भी ए है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2a, और लास्ट में आ जाएगा आई, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, जब हमारे पास आई है और एक ए है, तो हम सिंपल जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2ai, तो 2ai का हमें पता है 2a लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर को हम i लिख सकते हैं। तो यहां पर आप डायरेक्टली इस तरह के फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन्वॉल्व हो उस फॉर्मूला में, आइडेंटिटी में, ठीक है। तो इसको हम एक क्वेश्चंस के थ्रू भी देखेंगे, वहां पर एक प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। चलिए कुछ
क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाइड में है और फिर इक्वल टू में है एक कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो कितना है 3 क्रॉस 1 और हमें फाइंड आउट करना है x, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ये भी 3 क्रॉस 1 की है, ये भी 3 क्रॉस 1 की है और ये है 1 रो 3 कॉलम्स, तो ये है 1 क्रॉस 3 की। अब हमें चेक करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम किसी दो को करेंगे, बाद में जो रिजल्टेंट आएगा उससे थर्ड वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है देखना कि हम पहले इन दो को करें या फिर इन दो को करें, ठीक है। तो इनका जो ऑर्डर है उस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मल्टीप्लाई करें। और एक बात और है, हो तो सकती है लेकिन जो इजी वे में हो जाए वो वाला हमारा टास्क होना चाहिए ढूंढना, ठीक है। तो मान लो ये ए मैट्रिसेस है, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1। ये जो सेकंड वाली है ये सपोज बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और ये जो सी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, ठीक है। तो इसको हम 2 वेज में सोल्व कर सकते हैं। या तो हम पहले ए बी का मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो अगर ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज कोई रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा हमें डी, ठीक है। तो अगर डी मिलता है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर को ध्यान से देखते हैं। यहां पर हमें पता है कि जो इस नंबर ऑफ कॉलम्स है वो बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, वो तो है 1 1 है दोनों। लेकिन जो डी का ऑर्डर बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो बनेगा हमारा 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। दैट मीन्स 3 रोज होंगे और 3 ही कॉलम्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे डी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ठीक है ये एक पॉसिबिलिटी है, इस तरीके से कर सकते हैं। बाद में जब हम 3 और 3 ये हटाने के बाद जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो 3 क्रॉस 1 का बनेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम पहले बी और सी कर ले, ठीक है, तो तब देखते हैं क्या होगा। तो जो ए है उसको तो एज इट इज लिख देते हैं 3 क्रॉस 1, बट अगर बी सी का मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज कोई नई मैट्रिक्स जनरेट होती है ई, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर देखते हैं हम क्या होगा। तो यहां पर हमें पता है जो 3 है ये 3 है, ठीक है। तो यहां पर जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 1 क्रॉस 1 का, ठीक है। तो 3 3 तो हम हटा देंगे, जब ऑर्डर लिखते हैं तो ये आएगा 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर। दैट मीन्स इसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट निकालना इजी है या फिर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स कैलकुलेट करना इजी है, आप बताओ। ये वाला इजी है, राइट। तो यहां पर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, सिंगलटन मैट्रिक्स होगा और उसको फिर इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। फाइनली आप देख रहे हो कि ये 1 है ये 1 है, तो 3 क्रॉस 1 का ही मैट्रिक्स बनेगा, यहां से भी 3 क्रॉस 1 का ही मैट्रिक्स बनेगा। बट ये जो सेकंड केस है बी सी का मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, है ना, हमें एक ही एलिमेंट मिलेगा अंदर। तो ये आपको ना फास्ट फॉरवर्ड वे में एग्जाम में सोचना होता है कि कौन सा मैं कैलकुलेशन करूं ताकि इजी हो जाए हमारा टास्क, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहां पर है 1 2x एज इट इज, और जब यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता है 1 क्रॉस 1 का ही मैट्रिक्स एक जनरेट होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो रो है ये इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई होगा 2 से 8, 5 का मल्टीप्लाई होगा x माइनस एक्स से तो माइनस एक्स, 2 का मल्टीप्लाई होगा 5 से तो ये आ जाएगा आपके पास 10, ठीक है, इक्वल्स टू x 6 3x। ऑल राइट। तो यहां पर अब ये एक एलिमेंट है, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करो। ये कितना है 18 माइनस 5x, एक ही सिंगल एलिमेंट है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं 1 क्रॉस 1, कभी आप इसको ऐसा ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है ये ना मान लो कि अलग अलग कॉलम्स हैं। तो ये है हमारे पास 3 क्रॉस 1, तो यहाँ पर 1 1 और अब जो मैट्रिक्स बनेगी वो किससे ऑर्डर की बनेगी, वो बनेगी 3 क्रॉस 1 की। कैसे, फर्स्ट एलिमेंट वो इस, है ना, एक सिंगल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना है 10 + 8 18 माइनस 5x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 माइनस 5x। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 18 माइनस 5x, ठीक है, और x से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 18 माइनस 5x, एंड दिस शुड बी इक्वल टू x 6 3x। ये भी हमारा 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो मैट्रिसेस इक्वल में लिखी हुई है, दैट मीन्स ये इक्वल मैट्रिसेस है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हम फर्स्ट वाले एलिमेंट को कंपेयर कर लेते हैं, 18 माइनस
5x इक्वल टू x, तो 5x उधर जाके बनेगा 6x और ये है 18, तो x इक्वल टू आ गया है 18/6 और x इक्वल टू 3। ठीक है, और आप सारे के सारे पोजीशंस पे अगर चेक करोगे तो x इक्वल टू 3 हर जगह सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अदर प्लेसेस से x का कोई और वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो वहां पर आपको चेक करना होता है कि पॉसिबल वैल्यू या सबसे ज्यादा फिजिबल वैल्यू कौन सी आपको सूट कर रही है आंसर के लिए। ठीक है, जो सारी की सारी वैल्यूज मिलेगी x से, है ना, सारी पोजीशंस पे, सब में से आपको देखना होगा कि कौन सा वैल्यू आपका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि a और b टू मैट्रिसेस हैं, ए बी इक्वल टू बी, ए इक्वल टू ए, तो हमें फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये दो कंडीशंस हैं, इनकी हेल्प से हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और आंसर देखो कैसे, ए बी, ए प्लस बी, 2ab 2ba। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो पावर 2 है और आंसर में हमारी पावर 1 है, दैट मीन्स हमें पावर 2 को किसी तरीके से लीनियर में लाना है। ठीक है, तो a स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो इसको लिख सकते हैं a इंटू ए, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो a है हम यहाँ से a इक्वल टू बी ए लिख देंगे। ठीक है, कुछ तो करना होगा तभी तो हमारा कुछ आंसर आने का चांसेस है, तो ये लिख देंगे हम बी ए। ठीक है, और a इंटू बी ए को क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए। ठीक है, ये तो हमने उसमें सीखा था ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, कि पहले आप, अगर आपको याद नहीं है चलिए रिकॉल कर लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आपने देखा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ABC अगर फाइंड आउट करना है, पहले या तो BC कर लो या फिर पहले AB कर लो, बाद में मल्टीप्लाई कर लो। और इस एग्जांपल में भी हमने डिस्कस किया है ना, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर A इंटू बी ए को लिख सकते हैं हम AB इंटू ए, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, AB का वैल्यू है हमारा B। ठीक है, तो ये फाइनली बन गया BA और BA का हमें पता है वैल्यू A, तो A स्क्वायर हमारा घुमा फिरा के हमारा आ गया है A। ठीक है, तो यहां से हमें a स्क्वायर इक्वल टू a तो मिल गया है, तो कुछ तो अच्छा हो रहा है ना। और अगर हमें b स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है तो इसको भी क्या लिखो, b इंटू बी लिख लो। ठीक है, तो अब हमें पता है कि एक b की जगह हम a भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर b इक्वल टू a भी है। तो यहाँ पर यह भी डिपेंड करेगा कि आप इस b की जगह a भी लिखते हो या इस b की जगह a भी लिखते हो। अगर हम फर्स्ट वाले की जगह a भी लिख लेते हैं और ये लास्ट में क्या बना हमारा b, है ना, तो ये बन जाएगा a इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ से तो हमारा हम स्टार्ट किए थे कि हमें कुछ लीनियर में चाहिए, लेकिन हमारा ये यहाँ पर भी b स्क्वायर बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोसीड नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, हम करेंगे b स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू बी, और सेकेंड में जो b है उसकी जगह हम लिख देंगे ab। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से तो यहां से हम लिख सकते हैं b इंटू ए बी को बी ए इंटू बी, और बी ए हमें पता है क्या है, a इंटू बी, और ए बी क्या है हमारा b। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या आ गया है, बी स्क्वायर इक्वल टू b। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कितना आया a, और b स्क्वायर हमारा आया b, तो इसीलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप b, है ना, b स्क्वायर को जब स्प्लिट कर रहे थे b और b में, तो फर्स्ट टाइम पे, है ना, फर्स्ट वाले b की जगह आप a भी लिख सकते थे। तो वहां पर आपको प्रोसेस आप देख रहे हो कि वहां से कुछ यूजफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करो कि इस तरीके, जिससे जब सारे के सारे मिस्टेक्स करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि अच्छा इस तरीके से भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि आप यही स्टार्ट किए और यहीं पर ही रुक गए। ठीक है, तो आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करके अपना फाइनल आंसर देखना चाहिए कि आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि एक बार मिस्टेक हुआ, क्वेश्चन छोड़ दिया और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर गए, ऐसे आपका ना एप्टीट्यूड अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं वो तो आसान ही थे, वो तो आपको अच्छा लगा कि हाँ भाई क्वेश्चन बन गए, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आपको और ज्यादा खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ट्राई करते रहोगे तो वहां पर आपको पता चलता है कि कौन कौन से रॉन्ग वेज हैं, तो आपको उस तरीके से क्वेश्चन नहीं सोल्व करना है, ये भी आपको पता चलता है क्वेश्चन सोल्विंग के दौरान। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा जेईई मेन में पूछा गया है 2006 में। तो यहां पर दिया हुआ है कि दो हमारे पास ए बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं,
जो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ये बताने की कौन सा ऑप्शन ऑलवेज ट्रू होगा हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली जो हमने इंपॉर्टेंट डिस्कशन में कुछ फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज डिस्कस किए थे कि कैसे हम ओपन करते हैं, उसी को हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रहने देते हैं, और राइट हैंड साइड में क्या होगा हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी इस तरीके से ओपन करेंगे, डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख देना है, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पर। तो a माइनस बी को कैसे करेंगे, पहले a से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर माइनस बी से मल्टीप्लाई तो माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल, है ना, कैंसिलेशन लो हमने देखा था वहां पे जब हम मैट्रिक्स एडिशन में प्रॉपर्टीज देख रहे थे। तो यहाँ पर जो इक्वल है ना, प्लस माइनस साइन के साथ लिखे हुए इक्वल लिखे हुए दोनों साइड, तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। इधर बचेगा हमारा नल मैट्रिक्स और इधर पे आएगा ए बी माइनस बी ए, है ना। इस तरीके से तो कुछ है नहीं, बट हम इतना जरूर कर सकते हैं कि बी ए को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा बी ए इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, चलिए चेक करते हैं। यस, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हालांकि आगे पीछे लिखा हुआ है ए बी उधर बी ए इधर, लेकिन है तो इक्वल ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो सिंगल, है ना, एक दो स्टेप में ही ये बिल्कुल आंसर आ गया और जे मेन में पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आते हैं, है ना, पूछे जाते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, अलजेब्रा में आप क्या सोचोगे कि a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है ना, ये तो हर एक मैट्रिक्स के लिए होना चाहिए, है ना। तो उस तरीके से ऑप्शन अगर सेट कर दिया गया आप फंस जाओगे। तो आपको ये बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए रूट लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पर है हमारे पास a इक्वल्स टू 0 0 1 0 देन पी ए प्लस आई क्यूब, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहां पर आप अगर ध्यान से देखो तो जो क्यूब है उसके अंदर आई लिखा हुआ है, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे फॉर्मूलाज का, तब हमने बताया था कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ब्रैकेट के अंदर तो हम उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं ए बी की, है ना, ए बी बी ए इक्वल नहीं होते हैं, बट जब ए आई आई ए आता है तो हमें पता है कि ए आई आई ए बिल्कुल इक्वल होता है ए के, ठीक है। तो उस केस में हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है फॉर्मूलाज को एक्सपेंड करने की, तो इसीलिए यहां पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होगा हमारा, ये बन जाएगा पी ए का क्यूब प्लस आई का क्यूब, ठीक है। और अगर ट्रेडिशनल वे में जो हम फॉर्मूला याद रखते वैसे करें तो 3PAI, और ये बन जाएगा PA प्लस आई, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा P क्यूब A क्यूब प्लस आई क्यूब, क्या है, आई ही होता है वो तो, और ये क्या है, आई की अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3PA ही रहेगा, ये सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। और यहाँ पर PA प्लस आई है अंदर, ठीक है। अगेन देख लेते हैं, P क्यूब A क्यूब प्लस आई प्लस 3PA के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3P स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 3PAI, ठीक है। और I की मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3PA ही रहेगा। अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए, एक तो A क्यूब चाहिए और एक A स्क्वायर चाहिए, ठीक है, क्योंकि A तो हमें पता ही है क्या है, ठीक है। तो यहां से, और हमारा जो ऑप्शंस है वो भी हमारे इसी के अंदर है, ए के अंदर नहीं है ना, मैट्रिक्स को पूछा नहीं गया है, डायरेक्टली ए में ही हम अपना आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं, है ना, फाइनल आंसर बता सकते हैं। तो अगर हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो कैसे करेंगे, ये हमारा ए है 0 0 0 इधर पे 1 और यहाँ पर है 0 0 0 यहाँ पे 1। तो ए स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो बहुत ही आसान है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात है, ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो यहां पर जो ये 2 है ये 2 है, ये इक्वल है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई तो होगा। और ऑर्डर क्या बनेगा इस मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 2, क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करेंगे, ये दोनों 0 0 है तो ये तो हमारा 0 बनेगा ही, है ना, दोनों ही 0 है, फिर उससे किसी में भी मल्टीप्लाई करें 0 ही बनेगा। तो यहाँ पर जब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करेंगे ये एलिमेंट भी 0 आएगा, फर्स्ट रो से सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो ये 1 0 के साथ 0 1 के साथ, तो अल्टीमेटली 0, और
जब 1 0 के साथ 0 0 की करेंगे, अब यहाँ पर 0 0 है तो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर 0 ही आएंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर करते ही हमें क्या मिल रहा है, एक नल मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। और नल मैट्रिक्स की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि ए क्यूब को लिखना है ए स्क्वायर इंटू ए, अब हमें पता है कि जो ए स्क्वायर है वो क्या है, नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नल मैट्रिक्स की जिसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे वो नल मैट्रिक्स ही बन जाएगा। तो ए स्क्वायर भी नल मैट्रिक्स और ए क्यूब भी हमारा नल मैट्रिक्स। दैट मीन्स यहां से जो आंसर आएगा ये भी हमारा नल मैट्रिक्स, ये भी हमारा नल मैट्रिक्स, है ना। अल्टीमेटली सारे एलिमेंट 0 ही हो जाएंगे ना अंदर, जब 3p स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहां से जो बनेगा फाइनल आंसर वो बनेगा आपका 3pa प्लस आई। तो नल मैट्रिक्स के कारण ये सब हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 0। तो 3pa प्लस आई हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर है जेईई मेन 2021 में पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला गया है p हमारा ये है, देन p की पावर 50 इज। तो ये तो थोड़ा भयानक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो p की पावर 50 पूछा गया है ना। एक चीज आप देख पा रहे हो कि p की पावर 50, दैट मीन्स p को हमें 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, विच इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जब आप एग्जाम में बैठे हुए हो। तो इसलिए क्या करेंगे हम, p स्क्वायर, p क्यूब, p की पावर 4 इतना मल्टीप्लाई करके एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में ना कुछ पैटर्न छिपा रहता है, तभी वो p की पावर 50 पूछ रहा होगा एग्जाम में, ठीक है। अदरवाइज ऐसे तो नहीं पूछेगा। तो चलिए फिर p स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले p स्क्वायर क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई करना है इनको, ठीक है। तो हमारे पास है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स 1 0, ये है 1/2 और ये 1 1 0 1/2 और ये है 1, ठीक है। तो ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2। तो हमने अभी देखा मल्टीप्लीकेशन 2 क्रॉस 2 का, तो फाइनली भी हमारा जनरेट होगा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न दिख रहा होगा हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 0 1 1/2। तो जब 1 की 1 से करेंगे तो 1 ही बचेगा, 0 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये तो आया 1, ऑल राइट। 1 0 0 1, तो 1 की 0 से होगी, 0 की 1 से होगी, तो ये हमारा हो जाएगा अल्टीमेटली 0, ठीक है। और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 और 1 इंटू 1/2। तो यहां पर कुछ भी 0 नहीं हो रहा है, इनफैक्ट 2 टाइम्स 1/2 आ रहा है ना। जब इसको कर रहे हैं इसके साथ 1/2, इसको कर रहे हैं तो ये भी 1/2, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। और सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 1/2 इंटू 0, तो ये तो टर्म 0 हो जा रहा है, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से। तो क्या आपने यहाँ पर कुछ नोटिस किया, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 1 0 1 1 0 1, तो ए के अंदर जो एलिमेंट्स है ये वाले वो सेम है ए स्क्वायर के अंदर, बट जो ये वाला एलिमेंट है ना सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में A2 1, तो ये हमारा एलिमेंट 1/2 के बजाय 1/2 प्लस 1/2 हो गया है, ठीक है। अब इसको मैंने 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जहां पर भी आपका कुछ ना कुछ चेंज हो रहा हो ना, जब आपको हायर पावर्स का मैट्रिक्स चाहिए तो वहां पर आप उसको ऐसे ही लिखो ताकि आपको एक पैटर्न दिखता रहे, ठीक है। अगर इसको 1 लिख दोगे तो थोड़ा देखना पॉसिबल नहीं होगा क्या बन रहा है। और इतना ही नहीं, इसको हम p3 भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। p स्क्वायर से काम नहीं चलेगा। 1 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे 1, और p क्यूब है तो p स्क्वायर इंटू p, है ना। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, p क्यूब को p स्क्वायर इंटू p। तो इसी को मैं यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो p क्या है हमारा, सिंपल 1 0, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर है 1/2, यही हमारा चेंज हो रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके जो ऊपर वाले हैं वो 0 हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के केसेस में क्या होता है, हमारा कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होता है, ठीक है। अब ये बोलोगे कि ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहाँ से आ गया, तो ये लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप देख लो वहाँ पर। तो जब भी इस तरह का लोअर ट्राइंगुलर या अपर ट्राइंगुलर है वहाँ पर कुछ ना कुछ पैटर्न बनते ही हैं। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि p क्यूब क्या आएगा, वहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमारा पैटर्न, ठीक है। ये भी बनेगा 2 क्रॉस 2।
एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर हम 101 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है एक बार और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई, 0 की 1/2 से, तो ये तो 0 ही हो गया, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 ही आया, दिखा अभी। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 से 1, सॉरी 0, तो ये भी आया 0, दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 भी मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स चेंज ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्यों बार बार कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस में डालो और जो चेंज हो रहा है उसको ध्यान से देखो। हमें क्या चाहिए, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो फर्स्ट मैट्रिक्स से हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स से हम फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे हमें सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 × 1/2 × 1, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 × 1/2, और जब हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। या इसको अगर आप ध्यान से लिखो, है ना, डिफरेंट वे में लिखो तो क्या लिख सकते हो, 1/2 + 1/2 प्लस ये वाला 1/2, ठीक है। तो इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 × 1/2। क्या आपने एक चीज नोटिस करी कि जब p की पावर 1 थी तो 1/2 था, जब p की पावर 2 थी तो 2 × 1/2 था, है ना। ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 × 1/2। और जब p की पावर 3 थी तो 3 × 1/2। और अगर आप p की पावर 4 चेक करोगे तो वहां पर ये एलिमेंट आएगा 4 × 1/2। सिमिलरली, है ना, मैं लिख ही देता हूं चलो। तो यहाँ पर जो अदर एलिमेंट्स है वो तो हमारे चेंज नहीं होंगे, ये आ जाएगा आपका 4 × 1/2, ठीक है। आप चेक कर सकते हो कैसे, p की पावर 4 कैलकुलेट करना है तो उसको क्या करो, है तो p की पावर 2 × p की पावर 2 कर लो, है ना। ये जो p की पावर 2 आया है इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। या फिर p की पावर 3 जो यहाँ पर आया है इंटू p कर लो, जैसे हमने p की पावर 3 को p² × p स्प्लिट किया था, ठीक है। आप कर सकते हो इजीली। तो p की पावर 50 यहाँ से हम इजीली लिख सकते हैं। हमें पता है कि हमारे तीनों के तीनों एलिमेंट्स तो चेंज ही नहीं हो रहे हैं, और हमारे ऑप्शन में भी ये अच्छा कहीं कहीं पर चेंज हो रहे हैं, तो हमें ये वाला एलिमेंट देखना ही होगा। तो हमें पता है कि p की पावर 3 में है 3 × 1/2, p की पावर 4 में है 4 × 1/2, p की पावर 50 में आएगा 50 × 1/2। यस, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 25। तो 101 और यहाँ पर आ जाएगा 25। देख लो आप कौन से ऑप्शन में 101 और 25, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हायर पावर्स हो तो उसमें आपको ये पैटर्न्स ढूंढने होते हैं। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप देख रहे हो कि एक ही क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई मेन में, और आजकल ना ये पैटर्न वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसको हम PYQs में भी कवर करने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जहां पर इस तरह के पैटर्न्स बन रहे होंगे। और इतना सिंपल नहीं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड वर्जन वाले क्वेश्चंस भी हम सोल्व करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सभी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेस, ट्रांसपोज और स्पेशल मैट्रिसेस पे डिस्कशन करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।